अजी सुनते हो, समर्थ को कंपनी में जाकर टिफ़िन दे आओगे क्या? क्यों, आज समर्थ टिफ़िन लेकर नहीं गया? मनोहर वर्मा ने पूछा। आज समर्थ की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए वो सुबह 6 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूँ मैं। मनोहर जी ने हाथ का पेपर रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। शकुंतला ने राहत की सांस ली। मनोहर जी तैयार हुए। इसका मतलब उसके और समर्थ के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा? हमेशा की तरह समर्थ का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और शकुंतला का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने। माँ, मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। एक ये हमारे पापा, अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। समर्थ, तुझे मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का भी खर्चा उन्होंने ही किया था। अपने गांव की ज़मीन की कोर्ट कचहरी भी लगी ही रही। ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई? क्या उपयोग हुआ उसका? उनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें? एक क्षण के लिए शकुंतला की आंखें भर आईं। क्या बताएं अपने जन्म दिए पुत्र को, बाप ने क्या किया मेरे लिए पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। समर्थ मूर्खों जैसी बात करते हुए बोला, अच्छा वो ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों की ट्यूशन्स ली। यदि उनसे फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते। आजकल के क्लासेस वालों को देखो, इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। यह तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पापा का तत्व था ज्ञान दान का पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसकी कल्पना है तुझे? ये सुनते ही समर्थ एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को? उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बनते आएगा। पड़े हैं धूल खाते हुए, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। समर्थ ने दरवाज़ा खोला तो मनोहर वर्मा खड़े थे। पापा ने उनका बोलना तो नहीं सुना, इस डर से समर्थ का चेहरा उतर गया। परंतु मनोहर जी बिना कुछ बोले अंदर चले गए और बात वहीं ख़त्म हो गई। ये था शकुंतला और समर्थ का कल का झगड़ा। पर आज मनोहर जी ने टिफ़िन साइकिल में अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की समर्थ की कंपनी के लिए निकल पड़े। 6 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुँचते पहुँचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। समर्थ वर्मा साहब का टिफ़िन देना है, अंदर आऊँ क्या? अभी नहीं, साहब आए हुए हैं, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं। आप बाजू में खड़े रहो, चेयरमैन साहब को आप दिखना नहीं चाहिए। मनोहर वर्मा थोड़ी दूर पर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं भी छांव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पाँवों में दर्द उठने लगा था, इसलिए मनोहर वर्मा वहीं एक तपते पत्थर पर बैठने लगे कि तभी गेट की आवाज़ आई। शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ समर्थ भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़े देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाले थे कि उनकी नज़र मनोहर जी की ओर गई। कार में ना बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वो सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने समर्थ सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफ़िन लेकर आए हैं। गार्ड ने कपकपाती आवाज़ में कहा, बुलवाइए उनको। समर्थ के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। गार्ड के आवाज़ देने पर मनोहर जी पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप आए। आप वर्मा सर हैं ना? KN हाई स्कूल में शिक्षक थे। हाँ, आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने मनोहर जी के चरण छुए। सभी अधिकारी और समर्थ वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं अवनीश प्रसाद, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए आप तो। चेयरमैन हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी हैं आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। वो देखकर मनोहर जी ही बोले, उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ़ ना हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया। ओके ओके। चेयरमैन साहब ने मनोहर जी का हाथ पकड़ उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर, अपनी कुर्सी की ओर इंगित करते हुए बोले। नहीं नहीं, वो कुर्सी आपकी है। मनोहर जी सकपकाते हुए बोले, सर आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है, तब पहला हक आपका है।
चेयरमैन साहब ने ज़बरदस्ती से उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको मालूम नहीं होगा विनय जी, जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले, वर्मा सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभाल रहा होता। समर्थ और जीएम दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही दब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद, दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा काम था। माँ को वो सहन नहीं होता। उस समय वर्मा सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुँहमांगी फीस का बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें कहता हूँ समर्थ, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद मुझे पढ़ाई के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वो अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं व्यग्र हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ वर्मा सर से ही पढ़ने लगा था और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गुडनेस, पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़े लेकर गया। पिताजी ने सर को 2 लाख रुपए का चेक दिया। सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में पुनः मेरिट में आया। बाद में बीटेक करने के बाद अमेरिका जाकर एमबीए किया। मैं अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए अश्रु रुमाल से पोंछे। परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञानदान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी न लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाए पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वाह सर, मान गए आपको, आपके आदर्श को। मनोहर वर्मा की ओर देखकर जीएम ने कहा, अरे सर, ये व्यक्ति व तत्वनिष्ठ हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थी का भला हो, यही एकमात्र उद्देश्य था। चेयरमैन बोले, मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं। ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। उसका फ़ायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर चेयरमैन ने मनोहर वर्मा से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर। मनोहर जी के बदले में समर्थ ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी तत्पर चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर, सर आज मैं आपको गुरुदक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें का एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? मनोहर जी और समर्थ दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले। नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, मनोहर जी आग्रहपूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने मनोहर जी के हाथ को अपने हाथ में लिया। सर प्लीज़ ना मत करिए और मुझे माफ़ करें। काम की अधिकता में आपकी गुरुदक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर समर्थ की ओर देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, समर्थ तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, तय हो गई है और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी की होने से अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की, तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। फिर फ़ोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया। प्लेजर क्लब तो मालूम ही होगा। सर वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर के बस एक आवाज़ देने की बात है। परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। इस क्लब का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हॉल ही नहीं तो भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारियां ली है उसने, वह भी अपनी खुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर आओ, सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
समर्थ अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो समर्थ, और मुझे एक वचन दो समर्थ, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो न केवल इस कंपनी से लात मारकर भगा दूंगा, परंतु पूरे दिल्ली भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ वैसा कुछ भी नहीं होगा। समर्थ हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब समर्थ घर आया तब मनोहर जी किताब पढ़ रहे थे। शकुंतला पास ही सब्जी काट रही थी। समर्थ ने बैग रखी और मनोहर के पांव पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पापा, आप इतने बड़े व्यक्तित्व लिए हो। मनोहर जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपना लड़का क्यों रो रहा है, शकुंतला की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। ये देखकर उनके आंखों से भी कुछ बूंदे गाल पर लुढ़क आई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।